नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम पड़ सकता है। यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और यदि आप मटेरियल मेडिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वहाँ जाकर आप ऐप इंस्टॉल करके उन कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जी6पीडी। जी6पीडी डेफिशिएंसी। जी6पीडी डेफिशिएंसी। जी6पीडी डेफिशिएंसी। ठीक है, जी6पीडी क्या होता है? ठीक है, आपको ये पहले पता होना चाहिए डेफिशिएंसी, उसका हम लोग देखेंगे। तो आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एंजाइम होता है जी6पीडी। पहले आपको आगे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जी6पीडी क्या होता है। जी6पीडी क्या है? ग्लूकोज 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 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, जी6पीडी क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है। और इस एंजाइम की जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, हम उसे बोलते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी या जी6पीडी डेफिशिएंसी। ये जो एंजाइम होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में। खासकर हम बात करेंगे ऐसी सेल में ये काम करता है जहाँ पर जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है मीन्स वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ होता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज का यूज़ होता है। मतलब जो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल होती हैं और सेल के अंदर एनर्जी बनती है। हर सेल के अंदर एनर्जी बनती है और एनर्जी बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनाता है। हमारी बॉडी में दो तरीके से एनर्जी बनती है, एक बनती है ग्लूको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक बनती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जो ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब उसे बोलते हैं एरोबिक पाथवे बोलते हैं। मतलब एरोबिक पाथवे मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटकर एनर्जी फॉर्म करता है। और दूसरा होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, ऑक्सीजन एनर्जी बनाता है। ये दो तरीके हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वहाँ पर एरोबिक एनर्जी बनेगी। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनेगी। और जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन मतलब वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा एंड वहाँ पर एटीपी बिना ऑक्सीजन के बनेगी। ठीक है, तो जो एरोबिक पाथवे होता है जहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, ठीक है, उस पाथवे में कॉमनली आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस पाथवे होती है। आपने सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस पाथवे होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो ग्लूकोज होता है, वो जिस पाथवे का यूज़ करके एनर्जी बनाता है, ठीक है, वो एक पाथवे है। उस पाथवे का नाम है आपका एच ठीक है, एच शंट हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, शंट, एच एम पी शंट बोल देंगे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बोलेंगे। इसमें भी ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज दो रास्ते में जाता है, एरोबिक वाले में, एनारोबिक वाले में। एरोबिक वाला मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होता है। लेकिन एनारोबिक जो होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला जो होता है, वो पाथवे जिसमें ऑक्सीजन तो जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाता है, उस पाथवे का नाम होता है एच शंट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं एक और नाम होता है ट्रिपल पी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलेंगे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट हम लोग शंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रास्ते में ग्लूकोज जाता है और आगे जाके एटीपी फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म करता है।
ठीक है? ये जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट वाली जो पाथवे है, ठीक है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है या एचएमपी शंट जो पाथवे है, इस पाथवे में जो ग्लूकोज आता है, इस ग्लूकोज को आगे जाके एनर्जी फॉर्म करने के लिए जो ब्रेक डाउन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, जिसका नाम होता है G6। ठीक है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है एचएमपी शंट में, एचएमपी शंट पाथवे में काम करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी फॉर्म करता है, वहाँ का ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसका नाम होता है G6PD। और मोस्ट कॉमनली आपको जो ये जो पाथवे है, ये मिलती है आरबीसी में। कहाँ मिलती है? आरबीसी में मिलती है। आपकी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा, आपकी नॉलेज होगी कि आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो 120 दिन तक जिंदा रहने वाली है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है या लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की होती है, उस आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, सिर्फ उसके अंदर हीमोग्लोबिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है एंड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उस उसमें कौन सा एंजाइम होता है? G6PD एंजाइम होता है, मतलब एचएमपी शंट वाला एंजाइम होता है। ठीक है, जैसी आरबीसी बोन मैरो से बाहर निकलती है, ब्लड सर्कुलेशन में आती है, वहां से 120 डेज का लाइफ स्पाइन उसका होता है, लगभग होता है। और वो 120 डेज जो है, जो लाइफ स्पाइन हो रहा है, वहाँ पर उसके पास कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके अंदर होती है एचएमपी शंट, और उस एचएमपी शंट में क्या होगा, आपका ये G6PD एंजाइम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। काम क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि G6PD जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करता है, आरबीसी को एचएमपी शंट में काम भी करेगा, लेकिन साथ में ये जो एंजाइम की जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और ये इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है, ये आरबीसी को हमेशा बचाता रहता है। ये आरबीसी को हमेशा बचाता रहता है, हमेशा आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी में लगातार ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी जैसी ऑक्सीजन का यूज़ करती है, तो ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है, यूज़ करने का एंड प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनता है। हमारी बॉडी की एवरी सेल के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनता है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, जब बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाए या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनने की जो प्रोसेस होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसको मारने के लिए हमारी जो डिफेंस सेल्स होती हैं, जिसका नाम होता है डब्ल्यूबीसी, जिसका नाम होता है न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस जिसका नाम होता है, मोनोसाइट जिनका नाम होता है, ये डिफेंस सेल्स क्या करती हैं, उन पे अटैक करती हैं और उनको मारने के लिए लार्ज नंबर में क्या फॉर्म करती हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फॉर्म करती हैं। और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो उन बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करता है। ठीक है, तो जब भी बॉडी में, नॉर्मली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स तो बन रहा है, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा, तो जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उतने लार्ज नंबर में क्या बनेगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेगा। और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं बॉडी में, कहीं भी बन, मान लो ये आपके लीवर के पास बन रहे हैं ये आपके लंग्स में बन रहे हैं, तो जब वहाँ से आरबीसी निकलेगी, ब्लड वेसल्स, वहाँ से ब्लड वेसल्स भी होंगी, वहाँ से आरबीसी निकलेगी, तो आरबीसी लगातार उस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के संपर्क में आएगी। अब वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, इस आरबीसी को डैमेज करते हैं। लेकिन वो आपकी आरबीसी डैमेज नॉर्मली नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको बचाने के लिए उस आरबीसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टाइप का मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है। और वो इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है, वो बनता है वन एंड ओनली G6PD एंजाइम के कारण। G6PD होगा, एंजाइम होगा, तो आरबीसी के अंदर वो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा, डिफेंस मॉलिक्यूल बनेगा, जो हमेशा आरबीसी को
पूरे रास्ते मतलब पूरे ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से बचाएगा। और यदि वो मॉलिक्यूल नहीं होगा तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी और एनीमिया जैसी बीमारी आपको मिलने लगेगी। तो G6PD एंजाइम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर फॉर्म करता है। और जो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है वो किसके लिए? क्योंकि वो उसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिन मॉलिक्यूल से, खासकर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से। खासकर जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में ज़्यादा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनते हैं तो ज़्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा वो मॉलिक्यूल बन के तैयार रहता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एचएमपी शंट के अंदर G6PD नाम का एंजाइम इस मॉलिक्यूल को बनाता है। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको रखना है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। ये वर्ड रखना है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन क्या है? ग्लूटाथियोन नहीं है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन जो है ये मतलब जो ग्लूटाथियोन तो है लेकिन किस फॉर्म में होता है? वो रिड्यूस्ड फॉर्म में पड़ा रहता है आरबीसी के अंदर। जैसे ही मान लो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इस आरबीसी को अटैक करते हैं तो आरबीसी के अंदर जो पड़ा हुआ रिड्यूस ग्लूटाथियोन है वो इस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। आरबीसी जा रही है और उस पे अटैक हो गया ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का, लेकिन आरबीसी के अंदर कौन है? ग्लूटाथियोन है, रिड्यूस फॉर्म में है। और रिड्यूस ग्लूटाथियोन जो है वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को नॉन टॉक्सिक में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, खासकर पानी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स 3 टाइप के होते हैं, सुपर ऑक्साइड OH माइनस H2O2, सुपर ऑक्साइड OH माइनस एंड H2O2। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो जो क्या करते हैं, जो आपके आरबीसी को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन रिड्यूस ग्लूटाथियोन क्या है? उनको अटैक करके, उनसे रिएक्ट करके उनको पानी में कन्वर्ट करता है। और जब पानी जब बन जाता है तो आपको पता है कि ये नॉन टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम नंबर में क्या होता है? वाटर होता है। तो लेकिन यदि G6PD एंजाइम नहीं होगा, G6PD एंजाइम नहीं होगा तो रिड्यूस ग्लूटाथियोन नहीं बनेगा। रिड्यूस ग्लूटाथियोन नहीं बनेगा तो आरबीसी का प्रोटेक्शन नहीं होगा। आरबीसी का प्रोटेक्शन किससे नहीं होगा? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से नहीं होगा। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से नहीं होगा तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्या करेगा? आरबीसी को डैमेज कर देगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोलिसिस, रप्चर ऑफ आरबीसी कॉल्ड हीमोलिसिस होने लगेगी। आरबीसी रप्चर होगी, हीमोलिसिस होगा। आरबीसी का रप्चर होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी काउंट कम होगा। और जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपकी बॉडी में एनीमिया निकलेगा। तो आरबीसी काउंट कम, हीमोग्लोबिन काउंट कम, पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी काउंट भी आपको कम मिलेगा। कुल मिलाकर आपकी बॉडी में एनीमिया मिलेगा। ठीक है, तो जनरली आपने पढ़ा होगा जब भी बॉडी में G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी के अंदर एनीमिया होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये कॉज है एनीमिया का, खासकर कौन से एनीमिया का? हीमोलाइटिक एनीमिया। क्योंकि यहाँ आरबीसी क्या हो रही है? रप्चर हो रही है, हीमोलिसिस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उस टाइप की आरबीसी के मतलब उस टाइप के एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक मैंने बेसिक पिक्चर आपको बता दी है कि G6PD क्या होता है, फिजियोलॉजी बता दी मैंने आपको, एनाटॉमी बता दी मैंने इसमें आपको, पैथोलॉजी बता दी मैंने आपको। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट आगे पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से आ सकता है। ठीक है, तो G6PD जो है आपको बताया, मोस्ट कॉमन क्या है? कंजेनाइटल HMP, ये IMP नहीं है, HMP एक्चुअली में है, शंट डिफेक्ट है। कंजेनाइटल हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट डिफेक्ट, मतलब बाय बर्थ इन एंजाइम की कमी होगी तो HMP शंट आपका काम नहीं करेगा। तो कंजेनाइटल ये क्या डिजीज है? मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट क्या है? डिफेक्ट आपको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। G6PD क्या है? हेरिडिटरी एंजाइम है। क्या है? हेरिडिटरी एंजाइम है, एंजाइम डिफेक्ट है। ठीक है, हेरिडिटरी एंजाइम मतलब आपको बाय बर्थ या हेरिडिटरी आपको आपके पूर्वजों से मिल सकता है और कॉज करेगा एपिसोडिक एपिसोडिक हीमोलिसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया। मैं आपको बताया भी आपको, इसमें आरबीसी टूटती हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एपिसोडिक हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करेगा। बिकॉज डिक्रीज एबिलिटी ऑफ आरबीसी टू डील विथ
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, मतलब उस आरबीसी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से लड़ने की एबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि अंदर ग्लूटाथियोन नहीं है, रिड्यूस ग्लूटाथियोन नहीं है। G6PD क्या है? हेरिडिटी एंजाइम डिफेक्ट है। कॉमन कंजेनाइटल हेक्सोमोनोस फॉस्फेट शंट डिफेक्ट है, कॉमनली है, कंजेनाइटल मिलता है आपको। हेरिडिटी एंजाइम डिफेक्ट है, इसमें क्या मिलता है? एपिसोडिक एंजाइम एनीमिया मिलता है, एपिसोडिक हीमोलाइटिक एनीमिया, एपिसोडिक हीमोलाइटिक एनीमिया एग्जाम में आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर रखना है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ आरबीसी टू डील विद द, इसमें एबिलिटी नहीं होती है। जीसीपी डेफिशिएंसी जो है उसमें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मिलता है, जो आपका क्रोमोसोम या जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक्स एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मिलता है, एक्स के साथ वो आता है। आगे बात करेंगे, एच एम पी शंट इज इम्पॉर्टेंट इन जनरेशन, क्या है? रिड्यूस ग्रोथ, ये बताया मैंने आपको। एच एम पी शंट में जो एंजाइम होता है, एच एम पी शंट जो होता है काम किसी चीज़ के लिए करता है? रिड्यूस ग्रोथ फॉर्म करता है, प्रोटेक्ट करता है हीमोग्लोबिन को, मतलब आरबीसी को, ऑक्सीडेटिव नेचुरेशन फॉर्म, ठीक है, प्रेसिपिटेट कॉल्ड हिंज बॉडीज। यदि आपकी मतलब क्या होता है, ग्लूटाथियोन नहीं होगा तो वो आरबीसी को रप्चर करेगा, आरबीसी जो आरबीसी है उससे कौन मिल जाएगा? आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे, और क्या बनाएंगे? एक प्रेसिपिटेशन बनाएंगे, और क्या फॉर्म करेंगे? हिंज बॉडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, आरबीसी है उसमें ग्लूटाथियोन होगा तो वो आरबीसी से ऑक्सीजन फ्री रेडिकल नहीं मिल पाएगा, हिंज बॉडी नहीं बन पाएगी। आरबीसी है, ग्लूटाथियोन नहीं है, G6PD नहीं है, ग्लूटाथियोन नहीं है, ऑक्सीजन रेडिकल हीमोग्लोबिन से मिलेगा, एंड फाइनली एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और जिसे हम बोलेंगे हिंज बॉडी बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। और दिस हिंज बॉडी कॉज मेम्ब्रेन डैमेज विच लीड्स टू रिमूवल ऑफ दिस सेल्फ बाय, ठीक है। तो हिंज बॉडी बनेगी, प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो क्या करेगी? आरबीसी को रप्चर करेगी, फाइनली आरबीसी रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। हाँ, फीमेल कैरियर्स आर आसिम्टोमेटिक, जो फीमेल्स होती हैं, जिसके अंदर होती हैं फीमेल, जो कैरियर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? आसिम्टोमेटिक होती हैं, याद रखना है। पेशेंट आर यूजुअली हेल्दी विदाउट क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया या स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। पेशेंट हेल्दी होता है उसमें यदि पेशेंट आर यूजुअली हेल्दी होता है विदाउट क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया और स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। आगे बात करेंगे, हीमोलाइटिक हीमोलिसिस अकर बिकॉज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ, मतलब वही आपका जो ऑक्सीजन रेडिकल्स है वो आरबीसी को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जनरेट और आइदर बाय इन्फेक्शन, बताया मैंने आपको, एंड सब सर्टेन कुछ एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर जाती हैं और जो फॉर्मेशन करती हैं लार्ज नंबर में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। आगे बात करेंगे, हीमोलाइटिक क्राइसिस अकर व्हेन विद इन आवर ऑफ एक्सपोजर टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीडिंग टू हीमोग्लोबिन यूरिया एंड पेरिफेरल वेस्कुलर कोलैप्स इन सीवियर केसेस, ठीक है। यदि आपकी बॉडी में आरबीसी टूट रही, हीमोलिसिस हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन यूरिया, आपके यूरिन में हीमोग्लोबिन मिलेगा, आपके यूरिन में हीमोग्लोबिन मिलेगा। या आपकी जो पेरीफेरल ब्लड वेसल्स होती है, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कोलैप्स मिलता है, सीवियर, यदि सीवियर बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी टूटेंगी तो आपको ब्लड वेसल्स में कोलैप्स मिलेगा, सर्कुलेशन रुकेगा, कोलैप्स हो जाएगा, रुक जाएगा ब्लॉकेज के कारण, एंड आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? आपको हीमोग्लोबिन यूरिया मिलेगा, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें हीमोलाइटिक क्राइसिस यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है सिंस ओनली ओल्डर पॉपुलेशन आरबीसी रैपिडली डिस्ट्रॉय इवन इफ एक्सपोजर टॉक्सिटी का मतलब क्या बोल रहा है? यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, जो ओल्ड आरबीसी होती हैं, मतलब जो आरबीसी 80 दिन की होगी, 100 दिन की होगी, वो जल्दी जल्दी क्या होती हैं? इसमें ब्रेक होती हैं और उसमें टूटती हैं, और उस पर इफेक्ट जल्दी आपको मिलता है, वो जल्दी जल्दी टूटती हैं और आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, उनमें ज़्यादा हीमोलिसिस आपको मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि लेबॉर्ट्री या आपका लैब इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करा सकते हैं। आपकी जो
लेबोरेटरी फाइंडिंग होती हैं वो क्या-क्या हैं, ठीक? तो आप G6PD में क्या-क्या करा सकते हैं? सिंपल आप क्या कराएँगे बिटवीन हीमोलाइटिक एपिसोड्स जब आपकी आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, तब क्या होता है बिटवीन हीमोलाइटिक स्पोर्ट्स मतलब ब्लड इज़ नॉर्मल मतलब हीमोलाइटिक इस एपिसोड्स के बीच में एक हीमोलाइटिक स्पोर्ट एपिसोड ये आया और दूसरा ये इसके बीच की हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग हीमोलाइटिक एपिसोड की हम बात नहीं कर रहे हैं हीमोलाइटिक एपिसोड के बीच में ब्लड कैसा होता है नॉर्मल होता है लेकिन ड्यूरिंग हीमोलाइसिस देयर इज द रेटिकुलोसाइटोसिस एंड इंक्रीज सीरम इन डायरेक्ट बिलीरुबिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है जब हीमोलाइटिक एपिसोड होगा G6PD की डेफिशिएंसी के कारण जब हीमोलाइटिक एपिसोड होगा जब बहुत अधिक आरबीसी टूटेंगी और उस दौरान यदि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा रेटिकुलोसाइटोसिस मतलब आपको बॉडी में ब्लड में जो इमेच्योर आरबीसी होती है वो रेटिकुलोसाइट्स क्या होती हैं मेच्योर होने से पहली वाली स्टेज होती है तो रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा आपको और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मिलेगा बिलीरुबिन मिलेगा इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आपको मिलेगा याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जब आप एपिसोड नहीं होता है तब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल आएगा लेकिन हीमोलिसिस होगा तब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा और इंक्रीज सीरम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मिलेगा आपको बिलीरुबिन मिलेगा ठीक है क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि आरबीसी टूटती हैं तभी क्या बनता है बिलीरुबिन बनता है जब आरबीसी टूटेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा आपको ब्लड में हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन मिलेगा ठीक है एंड आरबीसी स्मेयर इज नॉट डायग्नोस्टिक बट मे रिवेल स्मॉल नंबर ऑफ वाइट सेल्स वेरी वेरी आरबीसी का जो स्मीयर टेस्ट हम कराते हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है बट मे रिवेल अ स्मॉल नंबर ऑफ बाइट टेस्ट मतलब आपको छोटी छोटी जो आरबीसी ब्रेक वाली छोटी जो आरबीसी वो एक साइड से ब्रेक मिलेगी बाइट ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको आया है बाइट सेल्स आपको उसमें मिलती हैं याद रखना है आगे बात करेंगे White cells indicate pitting of aggregate by spleen ठीक है वाइट सेल जो है इंडिकेट करता है पिटिंग ऑफ एग्रीगेट्स बाय स्प्लीन स्प्लीन के द्वारा वो वहाँ एग्रीगेट होंगी वहाँ पर ठीक है हिंज बॉडीज may be demonstrated by staining the peripheral smear with क्रिस्टल वॉयलेट हिंज बॉडीज़ आपको मिलेंगी जो बताया था मैंने आपको ऊपर हिंज बॉडीज़ मिलेगी हिंज बॉडीज़ जो है डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ठीक है कैसे करेंगे कि जब पेरीफेरल ब्लड स्मीयर को आप क्या करेंगे वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करेंगे कलर करेंगे तो हिंज बॉडीज़ मिलेगी द डायग्नोसिस कैन स्टेबलाइज बाय नंबर ऑफ टेस्ट एज आइदर एंजाइम या इफेक्ट ऑफ इट्स डेफिशिएंसी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या होता है स्टेबलाइज करते हैं किससे एंजाइम या इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी के बेस पे हम इसको क्या करते हैं डायग्नोसिस कैन बी स्टेबलाइज बाय नंबर ऑफ टेस्ट दैट एक्सेस आइदर जो ऐसे टेस्ट डायग्नोसिस करता है जो हमें बताता है एंजाइम की डेफिशिएंसी के बारे में या एंजाइम के इफेक्ट की डेफिशिएंसी के बारे में बताता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है याद रखना है हीमोलिसिस के बीच में हीमोलिसिस दो हीमोलिसिस के बीच में नॉर्मल होगा जब हीमोलिसिस दो के दौरान आपको रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा आपको वाइट सेल्स मिलेंगी आपको ठीक है हिंज बॉडीज आपको मिलेगी आपको याद रखना है ठीक है आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट की बात करते हैं नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी एक्सेप्ट टू अवॉइड नॉन ऑक्सीडेंट ड्रग मतलब आपको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन यदि आपको पता है कि हम ऐसी कोई ड्रग दे रहे हैं जो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन रेडिकल्स फॉर्म करने वाली है तब हम उसके बारे में सोचेंगे अदरवाइज तब हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे अदरवाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है ठीक है व्हेन एक्यूट हीमोलिस आपको मिलेगा ये एक्यूट डेवलप तो इट्स कॉज इज रिकॉग्नाइज्ड एंड नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नीडेड ठीक है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस आपको डायग्नोस करना है कि भाई कॉज क्या है लेकिन यदि
आपका लार्ज नंबर में हो रहा है, उससे आपको पता ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी, तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी होगी या हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी काउंट कम होगा, तो सीवियर एनीमिया मिलेगा, तब मेडिकल इमरजेंसी आपको आवश्यक होती है। स्पेशली बच्चों की हम बात करते हैं, इमीडिएट एक्शन होता है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना होता है। क्या कराना पड़ता है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आपको कराना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है? एडुकेट यूरिन जो होता है, फ्लो शुड बी मेंटेन इफ ग्लोबिन यूरिया डेवलप्ड ड्यूरिंग ऑन एक्यूट हीमोलाइटिक एपिसोड। ठीक है, क्या बोल रहा है? एडिक्वेट यूरिन फ्लो शुड बी मेंटेन। आपको देखना है कि पेशाब का फ्लो नॉर्मल हो रहा है नहीं हो रहा है। इफ़ हीमोग्लोबिन यूरिया डेवलप्ड, ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन यूरिया डेवलप हो गया है, मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है, उस तरह आपको लगातार चेक करना है कि उसका फ्लो नॉर्मल है या नहीं, मैनेज करना है। इफ़ रीनल फेल्योर डेवलप, यदि आपका रीनल डेवलप हो गया, फेल्योर डेवलप हो गया, यूरिन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो हीमोडायलिसिस में बी नेसेसरी, बट इफ इज नो प्रीवियस किडनी डिजीज फुली रिकवर। ठीक है, यदि किडनी डिजीज नहीं थी पहले, तो वो रिकवर हो जाएगी। यदि किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यूरिन नहीं आ रहा है, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। जनरली किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हो रहा है हीमोलिसिस, तो डायग्नोसिस कर लो, कॉज क्या है, उसको दूर कर दो। कॉज को दूर कर देंगे, कॉज जो है इससे दूर रहेंगे, तो हीमोलिसिस नहीं होगी। यदि आप कोई ऑक्सीडेटिव ड्रग दे रहे हो, तब ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, सेल्फ मतलब सेल्फ ठीक हो जाता है। आप जब यदि हीमोलिसिस होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि सीवियर हीमोलिसिस होगा, सीवियर लॉस ऑफ ब्लड हो, मतलब हीमोलिसिस होगा, तो एनीमिया आपको मिलेगा, तो इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। खासकर हम बच्चों की बात करते हैं, तो फिर आपको ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आपको इसमें मैनेज करता है, यूरिन को देखना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन में आपको क्या मिल सकता है? हीमोग्लोबिन यूरिया मिलता है। यदि किसी को हीमोग्लोबिन यूरिया है और यूरिन का फ्लो नॉर्मल बना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हीमोग्लोबिन यूरिया है, यूरिन फ्लो खत्म हो गया है, किडनी काम नहीं कर रही है, फिर आपको हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। लेकिन हीमोडायलिसिस या किडनी काम उन्हीं पेशेंट की नहीं करती है, उन्हीं पेशेंट में होता है जिसकी किडनी की डिजीज पहले होती है। यदि किडनी डिजीज नहीं है, तो जनरली रिकवरी आपको मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के व्यू से आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक आपका एग्ज़ाम की व्यू से बताया है कॉन्सेप्ट मैंने। ठीक है, इसको आप देखें, रीड करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और अपने एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन जो भी आते हैं, चाहे एनाटॉमी में हो, चाहे फिजियोलॉजी में हो, चाहे पैथोलॉजी में हो, चाहे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हो, कहीं से भी क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकता है। ठीक।